साथियों आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पहला जो चैप्टर है साथियों वह है कोशिका, और क्लास भी है साथियों पहला, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी में जो बायोलॉजी से जो चैप्टर से सवाल पूछा जाएगा साथियों, सारा चैप्टर को देखेंगे और एक एक चैप्टर को भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। साथियों थ्योरी और एमसीक्यू दोनों एक साथ कवर करेंगे, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो लंबा होगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं साथियों, पहला चैप्टर है मेरा कोशिका। और साथियों कोशिका से जो सवाल पूछता है बहुत हर एक एग्जाम में कोशिका से सवाल पूछता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर, ठीक है। साथियों यह जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ग्रुप डी जो आने वाला वैकेंसी है उसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है साथियों। और 100% ये वैकेंसी आने वाला है। तो साथियों पहले देखते हैं हम लोग विषय सूची, ठीक है। क्या है ये? विषय सूची है जीव विज्ञान का, ठीक है। इसमें साथियों टोटल जो चैप्टर दिया गया है वह चैप्टर है मेरा 9 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? ये मेरा टोटल जो चैप्टर है, कितना चैप्टर दिया गया है? 9 चैप्टर दिया गया है, ठीक है। और साथियों 10 दिन में पूरा बायोलॉजी को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आपको डेली वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, आप डेली वीडियो देखने का जरूर से जरूर कोशिश कीजिएगा। तो पहला जो चैप्टर है साथियों उस चैप्टर को देखते हैं। पहला चैप्टर है मेरा कोशिका सिद्धांत, संरचना एवं कार्य, पहला ये चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर का जितना सवाल होगा साथियों सारा चैप्टर का सवाल को देखेंगे और एक एक सवाल को देखेंगे। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको मिलेगा टेलीग्राम में, ठीक है। आज का जो पहला अध्याय है साथियों यह मेरा कोशिका सिद्धांत, संरचना, कार्य। बढ़ते हैं सवाल की ओर और देखते हैं साथियों पहला सवाल क्या है कोशिका से रिलेटेड, ठीक है। तो साथियों वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए पहला सवाल, पहला है साथियों कि जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई जो है साथियों वह है मेरा क्या? कोशिका है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों कोशिका चैप्टर, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, इससे सवाल पूछता है। जीवन की मूलभूत इकाई जो है वह क्या है मेरा? कोशिका है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कोशिका की खोज किसने किया है? तो कोशिका की खोज साथियों रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। किसका खोज? तो कोशिका का खोज किया गया था। आगे सवाल है साथियों सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों कोशिका का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वह स्लाइडेन और स्वान ने 1838 ईस्वी में किया था। आगे देखिए, रॉबर्ट हुक ने डायस को देखकर कोशिकाओं की जो खोज किया था वो कॉर्क के टुकड़े में किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने जो किया था साथियों वो किस में किया था? तो कॉर्क के टुकड़े में किया था। आगे है मुख्य रूप से कोशिका को 2 भागों में विभाजित किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने ही किया था 2 भागों में। कौन कौन सा भाग था साथियों? तो पहला भाग था प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। साथियों जीवाणुओं तथा नल रहित शैवालों में मुख्य रूप से कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है? जीवाणुओं और नल रहित में तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, ठीक है। आगे है प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है साथियों उसमें श्वसन का जो कार्य करता है वो मीसोसोम करता है। कौन करता है? मीसोसोम। आगे है जंतु व वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है? जंतु वनस्पति में जो कोशिका पाया जाता है साथियों वह मेरा यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक। आगे है यूकैरियोटिक कोशिकीय जीवों को सम्मिलित जो किया गया है वो किसके द्वारा? तो प्रोटिस्टा द्वारा सम्मिलित किया गया साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है और साथियों आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिका का चैप्टर है जो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है और हर एक एग्जाम में ये कोशिका से रिलेटेड जो चैप्टर है वो पूछता है 1 से 2 सवाल, ठीक है। आगे देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए मतलब आरएनए का जो संश्लेषण होता है वो किस में होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का जो संश्लेषण होता है साथियों वो किस में होता है? तो न्यूक्लियस नाभिक में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस नाभिक में। आगे है सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है मेरा शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है साथियों? सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। आगे है संसार की सबसे छोटी इकाई है। संसार की सबसे छोटी जो इकाई छोटी जो कोशिका होता है साथियों सबसे छोटी कोशिका संसार की तो माइकोप्लाज्मा होता है संसार की सबसे छोटी कोशिका। आगे है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर में सबसे पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी कोशिका होता है साथियों वो होता है अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु होता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट है मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी जो कोशिका होती सबसे छोटी जो कोशिका होती है साथियों मानव शरीर में पाई जाने वाली, वह होता है सेरिब्रम की ग्रेन्युलस सेल। क्या होता है? ग्रेन्युलस सेल होता है। ठीक है, आगे है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे बोलते हैं न्यूरॉन। आगे है साथियों, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं? तो यह प्रस्तुत जो किया साथियों, यह किया स्लाइडेन तथा स्वान ने। ठीक है, तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, यह स्लाइडेन तथा स्वान ने ही प्रस्तुत किया था। आगे देखिए नेक्स्ट है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? कोशिका में जो केंद्रक था किसने पता किया था? तो यह रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसका खोज किया था। आगे सवाल है वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रहता है। किसमें रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। आगे है एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो नाभिक होता है साथियों सबसे बड़ा कोशिकांग। आगे है कोशिका प्रयागात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका प्रयागात्मक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर साथियों केंद्रक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केंद्रक को। आगे है किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? नाभिक साथियों लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। आगे है वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से होता है? तो यह होता है वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर वनस्पति कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है सेल्यूलोज भित्ति। सेल्यूलोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है? तो पौधों में पाई जाती है सेल्यूलोज भित्ति। आगे है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्राइड को क्या कहा जाता है? जटिल कार्बोहाइड्राइड को कहा जाता है सेल्यूलोज। क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता लगभग प्रत्येक कोशिका में नहीं पाई जाती है? कौन सी विशेषता प्रत्येक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति में नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे सवाल है साथियों, कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से जो बनी होती है वो किसका बनी होती है? साथियों वह काइटिन का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम साथियों कार्ल बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। आगे है कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित होता है? ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित साथियों माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है कोशिका में जैविक क्रिया के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो एटीपी के द्वारा जैविक क्रिया के लिए ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एटीपी का पूर्ण रूप जो होता है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्रेब्स का चक्रण होता है। क्रेब्स का चक्रण साथियों संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन में होता है। राइबोसोम किस में होता है? तो वो प्रोटीन में होता है। नेक्स्ट है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? डीएनए साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे देखिए नेक्स्ट है यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य जो करता है वो कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है साथियों यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य। आगे है किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? पावर हाउस के रूप में साथियों माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है कोशिका अंगकों माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम तथा कोशिका झिल्ली में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? अर्धपारगम्य साथियों कोशिका झिल्ली को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कोशिका झिल्ली को। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? तो लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है कोशिका झिल्ली। आगे है किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जाती है? तो विसरण जो है साथियों वह आर पार आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि कोशिका के आसपास का
माध्यम एक अल्प प्रासरण दाबी विलयन है तो कोशिकांग संभव है। कोशिका संभव साथियों, तो क्या होगा उसमें, फूलेगी। क्या हो जाएगी, फूलेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, गोल्जी काय की खोज किसने की थी। गोल्जी काय की जो साथियों खोज जो किया था वो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था गोल्जी काय की खोज। आगे है कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है, तो गोल्जी काय को कहा जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर। आगे है गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है, तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य होता है कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन वसा आदि को पैकेजिंग करना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने सन 1839 में जीवद्रव्य का नामांकन किया था। जीवद्रव्य का नामांकन जो किया था साथियों वह पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था, पुरकिंजे ने। आगे है किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है जिसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, आगे है कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका का जीव अंश कहलाता है जीवद्रव्य जिसे बोलते हैं साथियों प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, यह जो है किससे बनी होती है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है साथियों जीवद्रव्य। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को साथियों कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है। निपटान में जो मदद करता है वो लाइसोसोम मदद करता है। आगे है कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहार की तरह कार्य करता है, तो वो लाइसोसोम कार्य करता है साथियों संग्रहार की तरह। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण होता है। आगे है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा, उचित रूप से प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, उचित रूप से क्या होगा साथियों, प्रोटीन का संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है कोशिका के 4 अवयवों में कोशिका द्रव कोशिका कला नाभिक लवक है, इनमें से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। जो क्या होता है, पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं साथियों, इसे कहा जाता है लवक। क्या कहा जाता है, लवक कहा जाता है। आगे है पादप कोशिका में लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक साथियों पादप कोशिका में लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक, दूसरा है अवर्णी, तीसरा है वर्णी लवक। ठीक है, एक एक को देखेंगे साथियों। ठीक है, एक एक देखेंगे हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक क्या होता है। देखते हैं उस कोशिकाओं का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। साथियों प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे है पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। आगे है क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित साथियों जंतु कोशिका में होता है क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, पशु कोशिका में साथियों तारकीय सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम। आगे अनुवांशिकी विज्ञानी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है, जेनेटिक्स का जनक साथियों जोहान ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जोहान ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो सूटन एवं बोवेरी ने किया था। किसने किया था, सूटन एवं बोवेरी। आगे है क्रोमोसोम जो बना होता है साथियों वह डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है क्रोमोसोम। मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो साथियों वो 46 जोड़ा होता है, 46 होता है। और मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र का जोड़ों की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ा होता है। ठीक है, आगे है बहुगुणिता। बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है, तो क्रोमोसोम की संख्या में बहुगुणिता परिवर्तन होने पर होती है। आगे देखिए नेक्स्ट है
एक गुणसूत्र की संरचना में क्या उपस्थित होता है? एक गुणसूत्र की संरचना में साथियों डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। आगे है गुणसूत्र का शीर्ष भाग डायस कहलाता है तो टेलोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है? टेलोमियर। आगे है लिंग गुणसूत्र में कौन से संयोजन का परिमाण नर संतति होता है? तो XY जो होता है वो नर संतति होता है। ठीक है। आगे है मादा संतति के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? तो XX होता है साथियों मादा संतति के लिए। आगे है वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का प्रस्तावित किया था। तो 1953 में यह प्रस्तावित किया था। किसने? तो डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तावित जो किया था वो वाटसन एवं क्रिक ने किया था 1953 में। आगे है आनुवांशिकता की इकाई जो है वो क्या है? जीन है। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन है। ठीक है। आगे देखिए, आगे है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो किया था वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आगे है जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? जीन साथियों गुणसूत्र में उपस्थित होता है। आगे है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है तो उत्परिवर्तन कहलाता है। आगे है डीएनए अणु की दो श्रृंखला डायस बंध द्वारा एक दूसरे से उनके नाइट्रोजनी आधार से बंधी होती है जिसे बोला जाता है हाइड्रोजन। किसे बोला जाता है? उसे हाइड्रोजन बोला जाता है। आगे है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? तो यूरेसिल जो है वो अनुपस्थित होता है डीएनए में। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था प्रयोगशाला में इसका प्रतिपादन। आगे है डीएनए का पूर्ण रूप जो है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। आगे है डीएनए एक अणु के न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? तो नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फेट होता है। आगे है साथियों सवाल, हमारे जीन से बने होते हैं, हमारे जीन से जो बने होते हैं वो डीएनए बने होते हैं हमारे जीन से। ठीक है। आगे है आरएनए का पूर्ण रूप जो होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट है डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है साथियों ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है डीएनए से आरएनए का बनना। आगे है आरएनए अणु में थायमिन के स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा होता है? तो यूरेसिल होता है साथियों नाइट्रोजनी क्षारक। आगे सवाल है आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य साथियों प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आगे सवाल है प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए प्रचुरता है? प्राणी कोशिका में आरएनए की जो प्रचुरता है वो कौन सा है? तो वो है मेरा आरएनए। क्या है साथियों? आरएनए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है पपीता का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो केरी काइजेथिन के कारण होता है साथियों पपीता का पीला रंग। ठीक है। आगे है टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है। सेब का रंग जो है वो लाल किस वर्णक के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसी कारण? एंथोसाइनिन के कारण। कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? रंग प्रदान जो करता है साथियों मानव त्वचा को वह मेलेनिन करता है। कौन करता है? मेलेनिन। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है वो मेरा कहाँ पे? हैदराबाद में। आगे है साथियों सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डायग्नोस्टिक अवस्थित जो है वो मेरा कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की? जीवित और मुक्त कोशिका की जो खोज किया वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। ठीक है। सर्वप्रथम जीवाणु की जो खोज किया वो ल्यूवेनहॉक ने किया। ठीक है। और विषाणु का जो खोज किया साथियों वो इवानोवस्की ने किया विषाणु का खोज। आगे है कोशिका सिद्धांत पर जो लागू नहीं होता है वो विषाणु कोशिका सिद्धांत पर लागू नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज किसने किया था? तो नॉल तथा रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। आगे है साथियों एकल कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो कोशिका विभाजन द्वारा
एकल कोशिकीय जीव प्रजनन करता है। किसके द्वारा? कोशिका विभाजन द्वारा। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है कोशिका जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंधित और अंतर्विशिष्ट है वह क्या है? तो सहायक कोशिकाएं हैं। आगे है कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। किसमें? तो वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे है जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो स्वपोषी के रूप में उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रदीप होने पर कौन सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? तो वह उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही कोशिका। कौन करता है? प्रकाश सुग्राही कोशिका उत्पन्न करता है। आगे देखिए नेक्स्ट है पैरामेशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक डैश की गति द्वारा पहुंचता है। जो कोशिका को पूरी तरह से ढके होते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पक्षाभ। क्या बोला जाता है? पक्षाभ बोला जाता है। आगे है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है कैरोटीनॉयड। क्या है? कैरोटीनॉयड। आगे है साथियों बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करता है कोशिका विभाजन वृद्धि करता है। आगे है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग करता है? तो केवल समसूत्री विभाजन करता है। कौन करता है? समसूत्री विभाजन। ठीक है। आगे सवाल है साथियों डैश कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक जो है वो है हेवरलैंड। कौन है? हेवरलैंड। आगे रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य करता है। रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का जो कार्य करता है वो रंध्रों को खोलना तथा बंद करना यह कार्य करता है। आगे है कोशिका की राजधानियां चारों ओर से एक अर्धपरागम्य झिल्ली से घिरी रहती है जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिकांग और खोजकर्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों। कोशिका जो खोज किया है वो रॉबर्ट हुक ने किया है। केंद्रक का जो खोज किया है साथियों वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। और कोशिका झिल्ली का जो खोज किया है वो रॉबर्ट हुक ने किया है। आगे राइबोसोम का जो खोज किया है वो जॉर्ज पैलाडे ने किया है साथियों राइबोसोम का खोज। आगे नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया है वो कोलिकर ने किया। किसने किया है? कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया है। आगे देखिए गोल्जी का है। गोल्जी काय का जो खोज किया है वह किया है कैमिलो गोल्जी। नेक्स्ट है लाइसोसोम का जो खोज किया है साथियों लाइसोसोम का खोज किया है क्रिश्चियन डी डवे ने। किसने किया है? क्रिश्चियन डी डवे। नेक्स्ट है प्रोटोलाज्मा का जो खोज किया है वो जे.ई. पुरकिंजे ने किया है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति का जो खोज किया है वो रॉबर्ट हुक ने किया है। नेक्स्ट है साथियों लवक का खोज किसने किया है? लवक का खोज हैकेल ने किया। किसने किया है? हैकेल। नेक्स्ट है साथियों अंतद्रव्य जालिका का खोज जो किया है वह किया है अल्बर्ट क्लाउड और कीर्थ पोर्टल ने। ठीक है। जितना भी सवाल देखे साथियों अब सारे सवाल का देखेंगे हम लोग एमसीक्यू। क्या देखेंगे? एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है। अब एक एक सवाल का एमसीक्यू देखते हैं। देखिए पहला सवाल पहला है साथियों इसमें बोला है निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? ऑप्शन है साथियों बंदर, दूसरा है चीता, तीसरा है तितली और चौथा है छिपकली। इससे पूछा है जिसमें क्या बोला है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। साथियों लिंग गुणसूत्र जो है वो छिपकली में नहीं होता है। मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका सेल ऑर्गेन्स में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? साथियों इसमें अधिक भूमिका जो होता है वह होता है मेरा अंतर्द्रव्य जालिका का। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों एपोप्टोसिस कहा जाता है। आणविक नियंत्रण को क्या बोला जाता है? एपोप्टोसिस। मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों सवाल है जीनोम चित्रण
का संबंध जो है वो किससे है? ऑप्शन एक ए जो दिया है वो रक्त वर्गीकरण है, बी है जीन्स का चित्रण, सी है स्नायु केंद्रों का चित्रण और डी है मस्तिष्क का चित्रण। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, जीन्स का चित्रण, जीनस का चित्रण, बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं, संतान में जो ले जाते हैं वो कौन ले जाते हैं? तो वो मेरा क्रोमोसोम द्वारा लिया जाता है साथियों, मेरा बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? साथियों इसमें उत्तरदायी जो है सबसे ज़्यादा वो है मेरा डीएनए। क्या बोला है? जिन कोशिकाओं को आनुवांशिक लक्षण जो प्रदान करता है साथियों मेरा डीएनए के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है प्लवान जीन, जॉपिंग जीन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था साथियों, इसका प्रतिपादन किया था बराबर मेलिक-टॉक ने किया था। किसने किया था? सॉरी साथियों थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक, बराबर मेलिक-टॉक ने किया था। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए में उपस्थित है लेकिन एमिनो अम्ल नहीं बनाता है, कौन नहीं बनाता है? तो मेरा टायरोसिन जो है वो नहीं बनाता है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है डीएनए में मौजूद शर्करा होता है, डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सा होता है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो उसमें मौजूद रहता है साथियों डीऑक्सी राइबो, कौन रहता है? डीऑक्सी राइबोज रहता है, मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइबोजाइम्स क्या है? राइबोजाइम्स जो है साथियों वो क्या है? तो एक प्रकार का साथियों वर्ड आरएनए है। क्या है? आरएनए है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या जो होता है वह कितना होता है? ठीक है, ये पूछ रहा है। तो साथियों उसमें वो रहता है मेरा स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है, सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? लाइसोसोम जो बनता है साथियों वो बनता है मेरा गोल्जी काया के द्वारा लाइसोसोम। नेक्स्ट है डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? अंगुली छाप का प्रयोग जो किया जाता है वह किया जाता है उपयुक्त सभी माता पिता, बलात्कारी और चोर सभी के लिए किया जाता है, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों संरचनाओं में कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं? दोनों कोशिका में पाया जाता है साथियों मेरा अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका में माना जाता है? माना जाता है साथियों मेरा सूत्र कनिका, ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? साथियों एटम बम से नाम से जाना जाता है उस कोशिका, कौन सी कोशिका को कहा जाता है? तो उस कोशिका का नाम है साथियों लाइसोसोम, जिसे एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों सूची 1 और सूची 2 एक साथ मैच करना है। ठीक है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप जरूर से जरूर कॉपी में मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है डीएनए की मूल इकाई को क्या कहते हैं? डीएनए के मूल इकाई जो होता है साथियों वह होता है मेरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए की मूल इकाई जो है वो क्या है मेरा? न्यूक्लियोटाइड, ए जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है? लघुत्तम इकाई है साथियों वह है मेरा साथियों कोशिका। कौन है? कोशिका है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? डीएनए जो होता है वह होता है मेरा साथियों सूत्र कनिका, केंद्रक और हरित लवक में क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, तो साथियों इस चैप्टर में जितना सवाल था कोशिका, और आज का जो ये पहला क्लास था, ठीक है, जितना सवाल था साथियों सारा सवाल को आपके सामने
कंप्लीट किए, ठीक है। और साथ में साथियों MCQ भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। शुरू से अंत तक वीडियो देखा साथियों, थैंक्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। PDF आपको साथियों टेलीग्राम में मिल जाएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।